हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज सीएपीएफ एसी 2021 मिशन 240 में आज हम 8th डे का देखेंगे 30 डेज टारगेट में। देखो स्टडी यानी कि 7th डे पे हमने फर्स्ट टेस्ट जो लाइव टेस्ट आपको दिया। अदरवाइज मैं 25 क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, लेकिन जो टेस्ट था उसमें आपको 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए थे। जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया उनको बहुत सा थैंक यू। और कुछ लोग यस, सबके पास सेम टाइम में सपोज आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये मैंने अनाउंस पहले ही कर दिया था। तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। रियल टाइम में यदि सोल्व करते हो तो वो बेटर होता है। अदरवाइज देखो, डेली जब मैं सोल्व करवाता हूँ तो साथ साथ आपको आंसर बताते चलता हूँ कि यस, ये पार्टिकुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है। लेकिन वो उसमें है कि यस, आपको टाइम मैंने उसी अनुसार दिया था, 30 सेकंड से 2 मिनट। यदि मैथ है तो 2 मिनट का आपने को टाइम दिया गया। कुछ एक मैथ था, उस एक क्वेश्चन था उसमें 1 ही मिनट का मैंने टाइम दिया। अदरवाइज आपको 30 सेकंड से लेकर के 40 सेकंड या 1 मिनट आपको एक्चुअल में भी एग्जाम में भी इसी स्पीड से करना पड़ता है। देखो उसमें क्या है, उसमें पार्टिकुलरली हर क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं है, लेकिन आपके पास 120 मिनट्स हैं, उसमें 125 क्वेश्चन करने हैं। 125 में ऑब्वियसली है सारे नहीं आपको करने होते हैं। स्टैंडर्ड जो अटेम्प्ट होता है, मान के चलो कि 105 110 व्हाट्सोएवर का ये करना है, ठीक है। तो आप इतने को कर सकते हो। तो उसमें नॉर्मली क्या है, और फिर बीच में कभी सिग्नेचर करवाने आए, थोड़े इधर उधर होता है। तो आपको हर क्वेश्चन में एक अनुसार देखा जाए तो लिटिल लेस देन 1 मिनट पड़ता है। कुछ क्वेश्चन है आप 10 सेकंड में ही देख लिए। फिर उसके बाद वहाँ एक और चैलेंज होता है, बबल को फील करना। वो भी सही होना चाहिए। मैंने खुद अपने देखे हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि एक दो क्वेश्चन जल्दीबाजी यदि करना होता है तो कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। इनफैक्ट आप देखो, मान के चलो कि 110 क्वेश्चन आप ये कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको मिनिमम 15 मिनट्स चाहिए बबल प्रॉपर तरीका से भरने के लिए। आप एकदम जल्दीबाजी उसमें करते हो तो दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो आज हम 8th डे देखेंगे। उसके पहले जो देखो, जो आपका 50 क्वेश्चंस था लाइव टेस्ट में, यानी कि 7th डे में जो फर्स्ट लाइव टेस्ट था, उसमें आपके उसके आंसर की जो लोग कंडीशंस हमने रखा था कि यस, जो लोग टेस्ट को उसमें लिख रहे हैं उस समय लाइव टेस्ट दे रहे हैं और उसके बाद हमारे पास आंसर की भेज रहे हैं, मैं उनको आंसर की भेज दूंगा। और जो पेड वाले हैं उनको तो पूरे क्वेश्चन पीडीएफ में मिल ही रहा है। लेकिन जो आपके जिन्होंने टेस्ट भेजा था, मैंने उनको क्वेश्चन का पीडीएफ भी सेंड कर दिया था, ठीक है। तो आज इसमें से आपको पहले आंसर की आप देख लो। ये जो है वो आपके 50 क्वेश्चंस थे कल वाले, यानी लाइव टेस्ट वाले डे 7 में। तो उसके आंसर की यहाँ है, आप मैच कर सकते हो। आप इसको लिख लो पेज पे। और उसके बाद जो भी पहले, सबसे पहले देखो, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया उनको तो पता ही है। जिन लोगों ने अभी तक सपोज 7th नहीं अटेम्प्ट किया है, तो वो आपके पड़े हुए हैं, उसको आप सोल्व करो। उसके बाद आप यहाँ से आंसर की मैच कर सकते हो। आपके लिए ये विकल्प है आराम से। देखो कहीं भी अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उतना फायदा। और एक जैसे कुछ क्वेश्चन, कुछ कैंडिडेट कि मैं ये कोचिंग का करता हूँ तो मुझे इतने मार्क्स आते हैं। देखो हर का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग अलग। मैं अपने क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, जो मैं दे रहा हूँ उसके मैं बात करूंगा ना। मैं दूसरे का क्यों कैसे बात कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उन क्वेश्चंस को सेट नहीं किया हूँ और मैं दूसरे का मैं देख नहीं रहा हूँ। मैं सीधी सी बात है, उन लोगों को वो स्टैंडर्ड देखता हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। कौन किसने क्या सेट किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो एग्जाम का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार सेट कर रहा हूँ। तो देखो ये जो भी 100 क्वेश्चन के सेट जो भी पेड वाले को दिया जा रहा है, आप लोग ऑब्वियसली जो नॉन पेड हैं उनको 25 क्वेश्चन डेली दिया जा रहा है। और कल टेस्ट था तो उसमें 50 क्वेश्चन हमने दिया था। तो इसमें से मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टेंटली यदि आप कॉन्स्टेंटली आपको 60 जो है निगेटिव हटा करके यदि 60 आ रहा है तो आप अच्छा, आप लेवल में चल रहे हो। स्टैंडर्ड जो है 60 क्वेश्चन काट छाट करके सही होने चाहिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपके जो भी होते हैं। और अटेम्प्ट जो आपका होना चाहिए स्टैंडर्ड 80 से 85। उसके बाद है क्या कि आपके एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी है कि आप टारगेट ही रखो कि मुझे 90 करने हैं, 95 करने हैं। नहीं, हो सकता है क्वेश्चन आपको ऐसा लगे, दो ऑप्शन आप जब एलिमिनेट कर पा रहे हो
तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट उसके बारे में मैं डिटेल सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा। तो आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो सब क्वेश्चन आपको लगेगा कि यस रिपीटेड टाइप का भी है, तो ऑप्शन डिफरेंट एग्जैक्ट हूबहू बहुत कम ही ऐसे सम टाइम हो जाता है। 2500 क्वेश्चंस देने हैं तो कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन उस टाइप का सिमिलर टाइप के आपके क्वेश्चंस अच्छा खासा मिलते हैं ताकि मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन हो जाए। तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन है कि साबरमती जो है वो आपका गिरता है अरेबियन सी में, बाकी जो दोनों है साबरमती और सॉरी गोदावरी और कृष्णा, ये जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। और साउथ इंडिया की गोदावरी जो है लार्जेस्ट रिवर है, उसे साउथ गंगा भी कहते हैं। तो इसका ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, इन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, इसके आधार पे ये करना है कि हम किस पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट है, ही लेड द फाउंडेशन फॉर ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी, स्पेशली ईस्ट एशियन इकोनॉमी। अब देखो जो इसमें है कि इन्होंने जो है फाउंडेशन ऑफ ट्रेड लिबरलाइजेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद ग्लोबल, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी, तो एलपीजी पार्टिकुलरली यदि देखें तो बस उसको वाशिंगटन कंसेंसस कहते हैं, उसे फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहते हैं। तो ये आपके 1991 से स्टार्ट हुआ और ये लंबे समय तक ये चलता रहा, और इनफैक्ट अभी भी एक तरह से ये चल रहा है। तो इन्होंने ये किया, स्पेशली ईस्ट एशियन इकोनॉमी, यानी कि ईस्ट एशियन इकोनॉमी एक तरह से कहते हो आसियान के साथ वो ज्यादा इंटीग्रेशन पे ध्यान दिया। ही लॉन्च्ड द लुक ईस्ट पॉलिसी। लुक ईस्ट पॉलिसी जो क्या है कि 1991 के करीब स्टार्ट हुआ, और उसमें से बाद में फिर देखोगे कि 91 में स्टार्ट होता है, और उसके बाद के ईयर्स में उसमें और काफी इंप्रूवमेंट होता है। ही एनर्जाइज द नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गोट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ड्यूरिंग द टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर। तो उनके टेन्योर में तो देखो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप कब बना, 1991। इंप्रूवमेंट ये आपका एलपीजी रिफॉर्म होता है, चूंकि ये डायरेक्ट एलपीजी पर 1991 वाला पर नहीं दिया हुआ है, एक तरह से वो कंटिन्यूअस प्रोसेस पे दिया हुआ है। ही लॉन्च्ड लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में, देखो स्टार्ट होता है और चलते रहता है। तो अब देखो इसमें से जो है कौन सा है आपका, यदि हम इन चारों लोगों को देखते हैं तो ये सबसे मोस्ट सुटेबल कौन सा है, पीवी नरसिंह राव। देखो अदरवाइज इंद्र कुमार गुजराल देखते हो तो लुक ईस्ट पॉलिसी में इनका अहम योगदान है, ठीक है। लेकिन आप ये इसमें भी देखो इनके टाइम में भी ये चलता रहा। राजीव गांधी के टाइम में जो है, राजीव गांधी के टाइम में ये सारी चीजें अभी नहीं आई थी। राजीव गांधी ने नो डाउट, जैसे पंचायती राज में देखोगे तो सम टाइम राजीव गांधी का हैगा। राजीव गांधी ने काफी कुछ किया पंचायती राज के लिए, उन्होंने दुरुस्त करने का उसका कोशिश किया, ठीक है। मनमोहन सिंह उस समय जो है ये जब हो रहा था तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये आपके जो है पीवी नरसिंह राव, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 100 ईयर्स इनके बर्थ एनिवर्सरी के 100 ईयर्स ये चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ। तो देखो एटॉमिक मास जो होता है ये एटम मान के चलो है, तो इसके एटम के केंद्र में आपका जो है नाभिक है, इसी में आपका मास कंसंट्रेट रहता है। तो जो इसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड, और जो न्यूट्रल न्यूट्रॉन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन, और न्यूट्रल जो होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो उसको हम मास नंबर ऑफ एलिमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू बैकोरिया मोटलियाना, ठीक है, बकोरिया मोटलियाना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये क्या है, स्पीसीज ऑफ फ्रूट विच ग्रोज वाइल्ड इन पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो मेजोरिटी है जो साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, ठीक है, कुछ आपके नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी पाए जाते हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया में मेजोरिटी रूप में पाए जाते हैं। इन द असमीज लैंग्वेज इट इज नॉन एज लेटेकू। तो असमीज भाषा में इसे लेटेकू कहते हैं, और लेटेकू कंटेन्स विटामिन सी एंड आयरन, यस। तो तीन के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो डी हो जाएंगे। ये छोटे 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 फल लगते हैं, और बहुत सारे आपके एक गुच्छे टाइप में होते हैं, तो उस गुच्छे में बहुत सारे होते हैं, उसको एक बार आप इमेज देख लेना। नेक्स्ट कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाज इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, यानी कि इमरजेंसी के ईरा में वो लगाया गया था।
तो द स्टेट शैल मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, ये देखो इनिशियली से है, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 फर्स्ट ये 26 जनवरी 1950, उसी समय इसको ऐड किया गया था। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है, तो ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड यही वो आपको ऐड किया गया, ठीक है। तो ये देखो, ये प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, ये देखोगे कि आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको दुरुस्त किया गया, ठीक है। तो ये आपका इसमें बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें मैच करना है, तो आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम दे रहे हो, तो एटलीस्ट ये तो आपको पक्का जानना चाहिए, खास करके इंटरव्यू वगैरह में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, जो वन बॉर्डर वन फोर्स, ठीक है, तो वन बॉर्डर वन फोर्स ये कहीं ना कहीं है कि जो पार्टिकुलर फोर्स है वो उस चीज को उसको समझे। अब देखो, जैसे सीआरपीएफ एक तरह से हम लेते हैं, सीआरपीएफ को देखा जाए तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो नहीं कोई तो सीआरपीएफ। कुछ जगह देखो एयरपोर्ट सिक्योरिटी क्या है, ये सीआईएसएफ का काम है, लेकिन कुछ जगह सीआरपीएफ। जम्मू कश्मीर सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडिया सीआरपीएफ, इलेक्शन सीआरपीएफ, नॉर्थ ईस्ट सीआरपीएफ, यूएन की पीस कीपिंग मिशन सीआरपीएफ। तो हर जगह जैसे सीआरपीएफ जाते हैं, लेकिन बॉर्डर में यदि हम देखें तो सबको एक एक बॉर्डर दिया गया है। इंडिया पाकिस्तान, तो इंडिया पाकिस्तान में है बीएसएफ। इंडिया नेपाल एसएसबी। इंडिया चाइना यानी इंडिया तिब्बत बॉर्डर कह सकते हैं तो आईटीबीपी। इंडिया म्यांमार असम राइफल, ठीक है। तो वन का टू, तो वन का टू हो गया तो ये एलिमिनेट हो गया दो। वन का टू और टू का थ्री, तो टू का थ्री, तो ये आपका सी हो गया आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट वाज कंसिक्वेंस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन रूरल सोसाइटी इन बंगाल। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ये कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया 1793 में। तो परमानेंट सेटलमेंट ने एक तरह से क्या किया कि एक जमींदारी सिस्टम को इवॉल्व करवाया। तो इसमें से कह रहा है कि अप्रोप्रिएट क्या है कि द जमींदार्स इन्वेस्टेड कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस टू इंप्रूव एग्रीकल्चर अलोंग लाइन ऑफ ब्रिटिश योमेन फार्मर्स। तो कह रहा है कि जो जमींदार थे उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया और इंप्रूव किया एग्रीकल्चर नहीं। ये इनफैक्ट एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा कि क्या है, किसान शोषित होते रहे क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि वो अपने जमीन को दुरुस्त कर सके। जमींदार भी सर्टेन नहीं थे कि आज जमींदारी हमारे पास है, कल रहेगा या देखो, ये अदरवाइज परमानेंट सेटलमेंट है। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है कि आपने 20-30 इयर्स के लिए सेटलमेंट करा। अब देखो, आपको पास जमीन रहेगी लेकिन कंडीशन ये है कि आप टाइमली पेमेंट करो। जो आपका सनसेट क्लाउज था उसके अनुसार किसी पार्टिकुलर डे में आपको उस टाइम तक आपको पे कर देना है। यदि पे कर दिया किसी जमींदार ने तो उसके पास रहेगा, यदि नहीं है तो जमींदारी नीलाम की जाएगी। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। सेकंड है अ ग्रुप ऑफ रिच पीजेंट्स नोन एज जोतेदार्स सक्सीडेड इन कंसोलिडेटिंग देयर पोजीशन इन द विलेज। यस, कुछ जो ये थे, इन लोगों ने जो जोतेदार थे, यानी जोतेदार यानी कि बड़े किसान कह सकते हो कि वो सब लेंडिंग करते थे। तो उन्होंने अपनी पोजीशन को दुरुस्त किया और जो जो भी था कि परमानेंट सेटलमेंट के तहत और एक्वायर किया जमीन को, और डिफरेंट विलेज से कुछ जोतेदार थे कि उसमें बहुत एक कोई एक गांव में है, कुछ कई गांवों का उनके पास कंट्रोल रहता था। तो यही है। अब देखो, द रैयत्स प्रॉस्पर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फिक्स्ड रेवेन्यू लेवी। नहीं, इतना ज्यादा रेवेन्यू लेवी किया गया था, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ये इतना ज्यादा रेवेन्यू लगाया गया था, मींस चार्ज, सॉरी टैक्स चार्ज किया गया था कि उनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई। द सिस्टम ऑफ कलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस्ड बाय कंपनी फॉर एक्सरसाइजिंग सुपरवाइजरी कंट्रोल ऑन जमींदार्स फेल्ड टू टेक ऑफ। नहीं, ये जो है इसमें इन लोगों ने ग्रेजुअली है जमींदार पे कंट्रोल रखने के लिए ये इसको किया, और ये इस वजह से जमींदार की भी स्थिति नाजुक ये हो रही थी। नेक्स्ट आपका है कि if India adopts two time zones based on 90 degree east meridian for western India and 75 degree east meridian for western India and 90 degree east meridian for eastern India, which one among the following states of eastern India will be benefited most। तो देखो अभी तक क्या है हमारा, जो अभी ये है, तो हमारा जो ये है 82 पॉइंट, ठीक है, 82.5 डिग्री।
तो 82.5 डिग्री पे हमारा अभी जो है इंडियन स्टैंडर्ड आईएसटी मेरिडियन ये पास होता है, जो मिर्जापुर के पास से गुजरता है। तो अभी इंडिया और जो आपका इंडिया के पूरे पार्ट में, चाहे वो आपका गुजरात हो या फिर उधर मणिपुर हो या फिर अरुणाचल प्रदेश, सबके पास सेम टाइम जोन। लेकिन यदि हम 2 कर देते हैं इसी के अनुसार, तो 2 यदि करते हैं तो एक 75 डिग्री पे रख रहे हैं और एक आपका 90 डिग्री पे रख रहे हैं। तो 90 डिग्री पे रखेंगे तो सबसे अभी क्या है, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वो कहते हैं कि यस हमारे पास जो है वो 2 टाइम होना चाहिए, 2 टाइम जोन होना चाहिए, यानी कि एक चाय बागान, ठीक है? चाय बागान टाइम जोन कहते हैं। तो देखो ईस्टर्न मोस्ट में 90 डिग्री यदि हम करेंगे तो ईस्टर्न मोस्ट में सबसे जो स्थित है उसको सबसे फायदा होगा। तो ईस्टर्न मोस्ट मोस्ट में इसमें क्या है, देखो ईस्टर्न पार्ट में आपके एक तरह से ये चारों को ईस्टर्न माना जाता है, लेकिन ये ये इसमें से सब वेस्टर्न में ये है, चारों में देखा जाए तो मणिपुर देखो इसमें से ईस्टर्न है। यस, आसाम जो है ये भी ब्रॉड वे में फैला हुआ है। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में सबसे अधिक इसकी बॉर्डर ही लगते हैं, सबसे फैला हुआ है, लेकिन ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में मणिपुर स्थित है। तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में मणिपुर स्थित है तो सबसे अधिक फायदा इसको होगा, तो ए इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि द प्रिंसिपल दैट द फ्रेमिंग ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया शुड बी प्राइमरली दो नोट सोलेली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियंस देमसेल्व्स वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कंसीडर्ड इन द, यानी कि फर्स्ट टाइम कब ये सिचुएशन आया, जब अंग्रेजों ने यह स्वीकार किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होगा वो मेनली मेनली प्राइमरली जो है, यानी कि नोट कंप्लीटली कह सकते हैं ये, कि मेनली जो है इंडियंस के द्वारा, यानी कि इंडियन की जिम्मेदारी होगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करें। तो देखो अगस्त ऑफर में नहीं, ये जब देखो सेकेंड वर्ल्ड वार जब स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे करके जो ब्रिटिश को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। हाउएवर ब्रिटिश वाज इन विक्टोरियस टीम, बट एट दैट टाइम इट वाज नॉट स्टार्टेड, तो कि उसकी विक्ट्री प्रॉपर स्टार्ट हो रही है। जर्मनी ने शुरू में काफी आतंक मचाया, ग्रेजुअली धीरे धीरे उसकी पावर कम होते रही। जब अमेरिका भी वॉर में आ गया तो इन लोगों का पावर, जो अलाइड पावर थे, उनको काफी स्ट्रांगनेस मिला। तो इस ये जो है एक्सेप्ट किया गया फर्स्ट टाइम अगस्त ऑफर में, कि वायसराय लिनलिथगो ने अगस्त ऑफर में ये एक्सेप्ट किया। अब देखो कैबिनेट मिशन तक एजेंडा बहुत सारा क्लियर हो गया था। क्रिप्स मिशन ने गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा, क्योंकि ये कहा कि वर्ल्ड वार जब एंड होता है उसके बाद हम इन चीजों को डिसीजन लेंगे। तो ये इसमें बी हो गया। नेक्स्ट है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखो पावर ऑफ पार्लियामेंट क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, यह सही है। जो अभी देखो हर टाइम है कुछ ना कुछ डिमांड चलते रहते हैं। अभी देखो वेस्ट बंगाल को डिवाइड करने का चल रहा है प्रोविजन, डिमांड अच्छे लंबे समय से चल रहा है। जैसे लास्ट जो स्टेट डिवाइड हुआ वो एक तरह से ये आपका जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। लेकिन एक स्टेट जो फुल फ्लेज्ड 2 स्टेट में बना वो लास्ट टाइम तेलंगाना 2014 में। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, पावर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर अल्टरिंग द नेम ऑफ अ स्टेट, नो, अल्टरिंग नेम ऑफ अ स्टेट ये जो है सेंट्रल पार्लियामेंट जो उसको कर सकती है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 है वो गारंटी टू बोथ इंडियन सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, सही है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि जो 16 है वो 16 जो है सिर्फ और सिर्फ आपके इंडियन सिटीजन को है। तो ये ऑलरेडी आपको कई बार मल्टीपल टाइम ये बताया जा चुका है कि जो 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, 15, 16, 19 और 29 और 30 ये जो है सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को अवेलेबल है। नेक्स्ट है, इन द ईयर 1928 अ कमिटी ऑफ कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, द कमिटी वाज हेडेड बाय। तो ये कमिटी कौन हेड किए, देखो महात्मा गांधी थे नहीं, तेज बहादुर सप्रू नहीं, ये आपके मोतीलाल नेहरू थे। तो मोतीलाल नेहरू एक तरह से क्या है कि लॉर्ड बिरकेन हेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने चैलेंज किया कि इंडियन जो हैं ये अपना संविधान बनाने की इनकी कुव्वत नहीं है। तो कांग्रेस के लीडर ने चैलेंज पर इसको लिया। तो नेहरू जी जो है इसके जो कमिटी बना, तो ये कमिटी हेडेड बाय नेहरू जी, और उसके सेक्रेटरी जो बनाए गए जूनियर नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू। तो पप्पा और पुत्र दोनों मिलकर के उस चीज को काम किए, लेकिन जो हेडेड कमिटी था वो मोतीलाल नेहरू यानी कि सीनियर नेहरू। नेक्स्ट आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट रेड सॉइल। ठीक है, तो रेड सॉइल में देखो आयरन आपका होता है, आयरन इसमें से ये आयरन रिच होता है।
तो ये इट इज आयरन रिच इन ये इट इज रिच इन आयरन कंपाउंड, ठीक है। तो आयरन कंपाउंड ये इसमें ज्यादा होता है लौह अयस्क के कारण। ये आपका एनसीईआरटी से ठीक है, इंडिया का फिजिकल इन्वायरमेंट जो है वो उसमें से। देखो ये ज्वाइंट एक्सरसाइज नेम्ड वज्र प्रहार, तो इज डन बाय स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो ये यूएसए। जो 2000 आपका 21 में है, तो 2021 का ये है, ये कहाँ है आपका, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में बाकलोह जगह जो है, बाकलोह, ये इसमें आपका एचपी हिमाचल प्रदेश में ये किया जा रहा है। जो यानी ये 11th एडिशन है। 10th एडिशन जो लास्ट टाइम था वो यूएसए में ये किया गया था, ठीक है। तो वो आपका यूएसए में सिएटल में किया गया था। और जो ये और होता है युद्ध अभ्यास, देखो है एक ये वज्र प्रहार है, फिर युद्ध अभ्यास है इंडियन आर्मी के साथ होती है, फिर कोप इंडिया है एयरफोर्स करती है, मालाबार एक्सरसाइज देखो है इंडिया यूएसए जापान करते हैं नेवल एक्सरसाइज। तो ये सब आपको जानना चाहिए। तो इसमें वज्र प्रहार जो है आपका हिमाचल प्रदेश में ये हुआ, ये बाकलोह में। नेक्स्ट आपका है अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार, तो देखो बिहार का सबसे अधिक है 3, उसके बाद वेस्ट बंगाल 4, उसके बाद केरल, उसके बाद 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो ये आपका किस में है, तो ये बी में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मैच करना है। तो देखो मैच करना है इसमें, तो जो जानते हो उसको करो। तो भगत सिंह क्या थे, एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। स्वामी सहजानंद जो है किसान नेता थे, तो स्वामी सहजानंद जो है ऑल इंडिया किसान सभा। तो अभी देखो हम बनते बनते हैं इससे। तो ए का टू तो आपका सी और डी एलिमिनेट हो गया। फिर बी का 4, तो बी का 4 आपके पास ए विकल्प ही आ जाता है। और जो आपके ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के मेंटर थे। ऐसे डांगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। नेक्स्ट आपका है मैच करना है, तो जो आप जानते हो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो परमानेंट सेटलमेंट को देखे, ठीक है। तो 1 का 3, तो 2 आपका ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। बेलेजली ने सब्सिडरी अलायंस किया, तो बेलेजली बी का 4, तो यही आपका ए हो गया, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी के समय में क्या हुआ, ये आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ, और करजन जो थे वो करजन बंगाल डिवीजन, तो ये आपका ए हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी थ्रेट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जोग्राफिकल एरिया। जो जोग्राफिकल एरिया कोई भी है उसके बायोडाइवर्सिटी को कौन से थ्रेट, किससे खतरा है, तो ग्लोबल वार्मिंग, यस है ग्लोबल वार्मिंग से। फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स, जो आवास हैं उनका हैबिटेट का जो विखंडन हो रहा है, मान के चलो ना कि जंगल है, तो जंगल वगैरह डिफरेंट इन्वायरमेंट है, मान के चलो कि मधुमक्खियां जो है समाप्त हो जाए, या फिर एलिफेंट समाप्त हो जाए, एलिफेंट इंडिकेटर स्पीसीज हैं, गौरैया इंडिकेटर स्पीसीज हैं, टाइगर वगैरह समाप्त हो जाए, तो जो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी ये क्रिएट हो रहा है। इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज, यस, कुछ एलियन स्पीसीज जो हैं, कुछ जो एलियन स्पीसीज होते हैं वो प्रॉफिटेबल भी होते हैं, लेकिन जो आपके इन्वेसिव एलियन स्पीसीज होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो 3 भी हो गया। अब देखो जो आपका प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अब ये है कि एकदम सब उखाड़-पुखाड़ करके पूरा खाने लगोगे, नहीं, नॉर्मल जो है वेजिटेरियन को आप प्रमोट करते हो, तो ये जो है जैव विविधता को खतरा इससे नहीं होता है। अब कहोगे कि जंगल में जो है जानवर बहुत सारे या फिर जानवर वो नहीं, तो वो प्रकृति जो है उस चीज़ को मैनेज करती है। अब ये इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि नॉन-वेज को नहीं खाएँ, लेकिन प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म वो नुकसान नहीं कर रहा है, तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय ये नीति आयोग। देखो इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर में ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम चल रहा है इन द सेंस कि हमने कोविड-19 में देखा, एक तो इंडिया का इतना वास्ट पॉपुलेशन है और इस समय हर वो चीज का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है चरमरा गया। डॉक्टर की संख्या कम है, हॉस्पिटल कम है, कॉलेजेस कम है, नर्सेस कम है, इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं हमारे पास बहुत सारे हैं। तो इसके कारण तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है, यानी कि कैपिटल इसमें काफ़ी लगाया जा सकता है, तो नीति आयोग ने इसके लिए एक रिपोर्ट जारी किया है। नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बैट, बी, बर्ड।
विच ऑफ द अबव इज आर पॉलिनेटिंग एजेंट और एजेंट्स? पॉलिनेटिंग कौन कौन करते हैं? अब देखो इसमें से लगेगा ना कि जो है चमगादड़, चमगादड़ लगेगा कि नहीं, लेकिन चमगादड़ भी ये करते हैं, चमगादड़ भी करते हैं। बी, बी तो जानते ही, हनी बी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और बर्ड्स भी बहुत सारे ये करते रहते हैं। तो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है आनंदम, द सेंटर फॉर हैप्पीनेस विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन। तो अभी जो है आईआईएम जम्मू ने, आईआईएम जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है जम्मू ने आनंदम एक सेंटर ऑफ हैप्पीनेस ये फॉर हैप्पीनेस ये करा। देखो क्या होता है कि जो भी टॉप एग्जीक्यूटिव होते हैं या किसी भी लेवल में हर आदमी जो है जो वर्क लाइफ एक्सपीरियंस जो मैनेजमेंट होता है कि सपोज बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे टेंस मोमेंट आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको सॉल्व करना, उनको डील करना। तो उसके लिए क्या होता है कि जो है जैसे योगा वगैरह हम करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो ये एक तरह से फुल उसमें है कि जाओ आप प्रॉपर तरीका से मेडिटेशन सेशन करते हैं, योगा सेशन करते हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक क्रियाओं को करते हैं, तो क्या है कि फ्रेशनेस फील होता है, तो ये ए है। नेक्स्ट है अ पर्सन स्टूड अलोन इन अ डेजर्ट on a dark night and wanted to reach his village which was situated 5 kilometers east of the point where he was standing. He has no instruments to find the direction, but he located the pole star, the movement convenient way not to oh sorry most convenient way, ये नोट हटा दो, convenient way टू रीच हिज विलेज टू वॉक इन द। तो कह रहा है कि मोस्ट कन्वीनियंट वे टू रीच हिज विलेज टू वॉक इन द। तो कह रहा है कि कौन सा मार्ग जो है अपनाना होगा ताकि वो आराम से पहुंच सके। तो देखो हम ये जानते हैं कि पोल स्टार जो है नॉर्थ में है, तो यदि ये ऊपर नॉर्थ है तो इसका मतलब क्या है, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। तो पोल स्टार आपका जो है वो नॉर्थ में है, ये आपको पता है। तो पोल स्टार नॉर्थ में है, ठीक है? तो इसमें हमको किधर चलना है? तो पूरब की ओर जाना है। तो पूरब की ओर जब जाएगा तो ये नॉर्थ है, तो आप यदि इधर चलोगे, इस डायरेक्शन में चलोगे, तो पोल स्टार क्या होगा? लेफ्ट में होगा। तो देखो, फेसिंग पोल स्टार चलेगा, तब तो आपका ये नहीं होगा। देखो ईस्ट में उसका विलेज है, तो नॉर्थ इधर तो पोल स्टार की ओर चलेगा तो नॉर्थ होगा, ये नहीं। डायरेक्शन अपोजिट टू पोल स्टार तो ये साउथ में पहुँच जाएगा, ठीक है? अब ये है डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार लेफ्ट, पोल स्टार को लेफ्ट में रखेगा तो पहुंच जाएगा। पोल स्टार को यदि वो राइट में रखेगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, वो अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। तो ये इसका सी सही आंसर है। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन। तो जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिवीजन पावर का है, सेवेंथ शेड्यूल जो है, तो सेवेंथ शेड्यूल एक तरह से तो कहां से लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया। नेक्स्ट है गन मेटल, तो गन मेटल जो बना हुआ होता है वो उसमें कॉपर, टीन, जिंक होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि विद रेफरेंस टू गिल्ड्स और श्रेणी ऑफ एंशिएंट इंडिया दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? करा एवरी गिल्ड वाज रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ स्टेट एंड किंग वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। नो, गिल्ड जो थे अपने आप में, यस, किंग जो है देख ये रखते थे, नजर रखते थे कि भाई कौन सा गिल्ड जो है क्या किस ढंग से कर रहा है, लेकिन ही वाज नॉट द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। गिल्ड जो है अपने आप में, जैसे देखो मान के चलो गोल्ड स्मिथ है, सोनार हैं तो उनके अपने गिल्ड होंगे, लोहार हैं उनके अपने गिल्ड होंगे, कुछ और चीजें क्लॉथ्स बना रहे हैं उसके अपने गिल्ड होंगे, जो आर्किटेक्ट हैं उनके अपने गिल्ड होंगे। तो हर अपना लोग मैनेज करते थे और एक तरह से कास्ट सिस्टम पे बटा हुआ था। इनफैक्ट ये 5th और 6th सेंचुरी में काफ़ी प्रोमिनेंस में आया। 5th 6th सेंचुरी में अच्छा खासा ये प्रोमिनेंस में देखा गया, क्योंकि फिर धीरे-धीरे इकोनॉमिक एक्टिविटी आपका जो है, देखो गुप्ता टाइम में वगैरह में इकोनॉमिक एक्टिविटी काफ़ी बढ़ा, तो इसमें ये थे। तो किंग वाज़ नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ अथॉरिटी और इनके पास अपने मेंबर्स को पनिश करने का और बहुत सारे अधिकार थे।
द वेजेस रूल्स ऑफ वर्क स्टैंडर्ड्स एंड प्राइसेस वेयर फिक्स्ड बाय द गिल्ड, यस वो डिसाइड करते थे। द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर, यस ये भी सही है, तो इसका सी हो जाएगा। देखो अभी भी डिफरेंट देखोगे, बार बार एसोसिएशन, मान के चलो बाल कटवाने जाते हो तो देखोगे कि बार बार कोई भी है तो वो दुकान में लगाया हुआ रहेगा कि अकॉर्डिंग टू बार बार एसोसिएशन डिसीजन टेकन बाय फ्रॉम दिस डेट इफेक्टिव, बाल कटाई सपोज 50 रुपये, सेविंग कराई 30 रुपये, वॉट्स एवर, तो वो आपका लिखा रहता है, तो आज भी उस ढंग से थोड़ा चलता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे करा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन एंड इंक्रीज इन द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कौन सा इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट ये है कि जो आपका है कि परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक, ठीक है, बाय सेंट्रल बैंक, यस सेंट्रल बैंक यदि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पब्लिक से परचेज करेगी तो जब आरबीआई क्या करेगी, यानी सेंट्रल बैंक आरबीआई, तो जब परचेज करेगी तो पैसे देगी तो सप्लाई बढ़ेगा, तो फर्स्ट तो सही है, तो फर्स्ट जब सही है तो आपका दो ये गलत हो गया। नेक्स्ट आपका है डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कॉमर्शियल बैंक बाय द पब्लिक, पब्लिक यदि कॉमर्शियल बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करती है तो वो मनी सप्लाई को इफेक्ट नहीं करता, इस वजह से कि वो पैसे फिर हैं जो दूसरे को ये जाएगा। और इनफैक्ट यदि एग्रीगेट में देखें तो डिपॉजिट यदि पब्लिक करती है तो वो कम होता है, क्यों, क्योंकि कुछ पैसे सीआरआर में रखना पड़ता है, कुछ पैसे जो है एसएलआर के रूप में रखना पड़ता है, तो ये आपके नहीं होंगे। ऐसे भी आपका जब ये फर्स्ट सही हो गया तो ये खत्म हो गया, तो इसमें टू का प्रश्न ही नहीं है। अब देखो बोरोइंग बाय गवर्नमेंट फ्रॉम सेंट्रल बैंक, यस ये आपका सही है, क्यों, क्योंकि जब गवर्नमेंट बोरो करती है सेंट्रल बैंक से तो गवर्नमेंट के पास मनी आता है, गवर्नमेंट के पास मनी आता है तो वो इन्वेस्ट करेगी, वो एक्सपेंडिचर करेगी, तो पब्लिक के पास पैसा जाएगा। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू पब्लिक, सेल ऑफ गवर्नमेंट करे सिक्योरिटी होगा तो पब्लिक के पास पैसा कम होगा, यानी मनी सर्कुलेशन जो होगा वो कम होगा, तो 1 एंड 3 इसका हो गया। तो 25 क्वेश्चन इसमें हो गए। देखो ये ग्रामर का हमने आपको ये बोला था, ग्रामर का मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्क्रीन को पॉज करो, उसको नोट करो और उसको सोल्व करो अपने आप में, फिर मैं कल इसका आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने आपको 3 डे शुरू में दिया था, आपको फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे आपको ग्रामर का क्वेश्चन दिया था और नेक्स्ट डे हम उसका सॉल्यूशन बताते थे। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट डे कल यानी कि बताऊंगा। अब लेकिन हमने बोला था कि बीच में ग्रामर को रिवाइज करना है, तो ग्रामर को आपने यदि रिवाइज कर लिया, अब आप देखो कि क्या चेंजेज होते हैं और मार्क्स मैं बोलता हूं कि यस आप ये देखो अप्रोक्सीमेट कितने सही होते हैं, तो इसको स्क्रीन को पॉज करो, ये सोल्व करो। इसमें आपको जो है फेमिनिन जो है बनाना है, मैस्कुलिन आपका जेंडर दिया हुआ, फेमिनिन जेंडर बनाना है और सेंटेंस बनाना है फेमिनिन फॉर्म ऑफ वर्ड से। तो इसको आप अपना देखो, नोट करो और बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट आपका है सेंटेंस करेक्शन करना है, इन सेंटेंस को करेक्ट करो और जो भी ये है कल इसका आंसर मिलेगा तो इसको मैच करना है। नेक्स्ट इसमें है आर्गुमेंट आपको लिखना है, आर्गुमेंट लिखो। देखो कुछ का ये है कि अभी आर्गुमेंट मैं ऑलरेडी इस पर डिस्कस कर चुका हूं, बट स्टिल कुछ कैंडिडेट्स का क्वेश्चन रहता है कि आर्गुमेंट कितने वर्ड्स में लिखने हैं। आर्गुमेंट्स भी आपको अप्रॉक्स 300 वर्ड्स में लिखने हैं, क्योंकि देखो 14-15 के आसपास देखोगे 2014 वगैरह में तो वर्ड्स दिए हुए रहते थे अप्रोक्सीमेट। देखो ऐसे में आपको कंटिन्यूअस ये दिया रहता है कि 2012 तक आपका 1 ऐसे रहता था तो 800 वर्ड्स, पहले देखो कुछ और पहले यदि जाओगे बैक में जाओगे तो 600 वर्ड्स में ऐसे लिखने होते थे, फिर 800 वर्ड्स। लेकिन 2013 से आपके पास 4 ऐसे लिखना आ रहा है, उसके पहले आपके 1 ऐसे था, तो 4 ऐसे में आपको 300 वर्ड्स ये दिया हुआ रहता है अप्रोक्सीमेट। रिपोर्ट राइटिंग में भी 200 वर्ड्स दिया रहता है, पहले देखोगे बीच में 250 वर्ड्स के आपके रिपोर्ट रहते थे, आज के डेट में अप्रोक्स 200 वर्ड्स दिया रहता है। लेकिन अभी आर्गुमेंट राइटिंग में 2016 से देखोगे तो वर्ड्स नहीं दिए हुए रहते हैं। वर्ड्स नहीं दिए हुए हैं इसका मतलब है कि आपको मोर फ्लेक्सिबिलिटी है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी है, बट ये नहीं है कि आप 1000 वर्ड्स तो नहीं लिख दोगे ना, ठीक है, तो आपको अप्रोक्सीमेट उतना ही 300 के आसपास ही लिखना है, 20 मार्क्स का है। तो जेंडर इक्वालिटी इज ए डिस्टेंट ड्रीम इन इंडिया, तो इस पर आपको आर्गुमेंट लिखना है कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो डिस्टेंट ड्रीम है, अभी भी आज के डेट में 21st सेंचुरी में जो है वीमेन जो है वो इक्वल नहीं हो रहे हैं, अभी भी उन्हें एक तरह से बहुत सारे चीज़ों को करना पड़ता है। इनफैक्ट देखोगे कि डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह इस ड्यूरेशन में काफ़ी बढ़ा
और अभी भी जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है इस चीज़ को, लेकिन क्या है कि साइमल्टेनियसली ये भी सही है कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं, बहुत सारे सोसाइटी ट्रैक पे चल रहे हैं, एजुकेशन लेवल उनका काफ़ी हुआ है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में काफ़ी बढ़ा है, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने काफ़ी उनको स्ट्रांगनेस दिया है। हम सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम वगैरह में देखते हैं, हर साल जो है इधर लास्ट कपल ऑफ टाइम बहुत बार जो है विमेन जो हैं वो टॉप करी हैं और टॉप 10 में हमेशा रह रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको ये करना है, आपको लिखना है, ठीक है? एक रिपोर्ट लिखना है, ठीक है? कि जॉइंट लॉजिस्टिक नोट्स ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। अभी देखो जो सीडीएस आपके बने हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कहीं न कहीं ये जो है चर्चा में इस वजह से है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट ये एक तरह से ना फुलफिल होता नहीं दिख रहा है। इन इवन इफ सीडीएस बना दिया गया, प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेडिशनली जो है देखो एयर फोर्स, नेवी भी आपके बहुत पुराने हैं, लेकिन जो लैंड आर्मी है यानी आर्मी है, तो वो आपके सबसे ये स्ट्रॉन्गेस्ट रहे हैं। चाहे जैसे देखो आप जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर काफ़ी पावरफुल सम्राट था, लेकिन अपने जीवन के काल में बहुत बाद उसने समुद्र को देखा। तो समुद्र को ही नहीं देखेगा तो नेवी को कितना स्ट्रॉन्ग कर पाएगा जो आदमी समुद्र को नहीं देख पा रहा सही से। तो क्या है लैंड बेस्ड जो फोर्सेस थे वो हमेशा से स्ट्रॉन्ग। आज भी देखो कंबाइंड आप एयर फोर्स और नेवी लो, उससे मल्टीपल टाइम्स जो बड़ी अकेले इंडियन आर्मी है, तो आर्मी हमेशा डोमिनेशन में रही है। तो कहीं न कहीं ये भी जैसे फर्स्ट सीडीएस जो हैं, वो जनरल बिपिन रावत ये बनाए गए हैं। तो और दूसरा क्या है, ये जो भी रिसोर्सेज़ हैं, हमारे यहाँ जो डिफेंस में रिसोर्सेज़ हैं, वो कहीं न कहीं सबसे अधिक आर्मी के पास मैन पावर हैं और बहुत सा लार्ज अमाउंट जो है, वो किस में चला जाता है, इनके पेंशन में चला जाता है। क्योंकि देखो, जैसे आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में देखते हो, तो जवान जैसे पहले 57 ईयर में रिटायर होते, अब 60 ईयर्स में। लेकिन देखा जाए तो यदि एक्चुअल में जॉब नेचर जो है तो वो 50 प्लस में कोई भी वो इफेक्टिव नहीं। यस देयर आर एक्सेप्शन या फिर टॉप लेवल के जो प्लान बनाने वाले हैं वो इफेक्टिव, लेकिन जो फाइटिंग फोर्स है, जो फोर्स वर्क कर रही है ग्राउंड लेवल पे, वो 50 भी ज्यादा, इनफैक्ट 45 तक सही रहता है, डिपेंडिंग ऑन हर आदमी का अलग अलग फिटनेस। लेकिन एटलीस्ट मैं जहां तक समझता हूँ 50 प्लस नहीं होना चाहिए जो एक्टिव फाइट फोर्स है। लेकिन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में देखो 60 इयर्स तक कर दिया गया। अब पहले 57 इयर्स था, 60 इयर्स तक यदि आपको कर दिया गया है, ठीक है ना, तो 60 ईयर के बाद आपको कम पेंशन मान के चलो, एवरेज जैसे कोई भी सपोज 70 इयर्स जी रहे हैं, एवरेज लाइफ स्पैन 70 इयर्स, 75 इयर्स व्हाट्सोएवर, अदरवाइज एग्रीगेट जो है 70 के करीब है, लेकिन मान के चलो 75 इयर्स, तो 15 इयर्स ही उनको पेंशन देना पड़ रहा है। लेकिन आर्म फोर्सेस में सपोज 35 इयर्स में किसी ने रिटायरमेंट ले लिया, हो गया उसका, तो उसको क्या है अगले बहुत लंबे समय तक पेंशन, तो बहुत सारे जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उसमें जाते हैं। तो ये ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड जो है इंडियन आर्म फोर्सेस के, इसके बारे में जो अभी चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारे पास रिसोर्सेज कम है, उसी रिसोर्सेज को मैनेज करके तो इसको रिपोर्ट आपको इस पर लिखना है। तो एक हमने आर्गुमेंट दिया और एक रिपोर्ट आपको, देखो धीरे धीरे चीजों को प्रोवाइड किया जाएगा। आपको मैंने ये बोला है कि ग्रेजुअली आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। यस, जो भी हो सकता है आप डेली यदि बने रहते हो इसमें, जो आप रेगुलर राइटिंग करते हो वो करो, जो टेस्ट लिख रहे हो वो टेस्ट लिखो प्रॉपर तरीका से, या ज्वाइन कर सकते हो इस प्रोग्राम को लिखने के लिए कि वन टॉपिक आप लिख करके सेंड करो, जो पेड वाले हैं, ठीक है, पेड वाले इन द सेंस कि सेकंड पेपर को आपने पे किया है सेकंड पेपर के लिए, तो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको विद इन टाइम में भी लिखना है, तो दोनों पेपर को बैलेंस आपके पास करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिनको भी कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर पे, और जिनको टेस्ट देना है हमें आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो या फिर केन स्टडीज पे दे सकते हो। ओके, थैंक यू।